मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे करीब होकर कान में बोले कि छत पर कदम मत रखना और मेरी माँ से भी दूर रहना। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और हर दिन मेरे पति ऑफिस जाने से पहले यह बात मुझे याद दिलाकर जाते थे। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, मगर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि अभी नई नई शादी है, ये ना हो कि मेरे पति को मेरा सवाल जवाब करना अच्छा ना लगे। मेरे पति ऑफिस चले जाते और मेरी नंद नैना स्कूल चली जाती तो मैं भी अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन मेरी सास बार बार बहाना बनाकर मेरे पास आना चाहती थी, मगर मैं अपने पति के डर से उनसे दूर रहा करती थी। 2 बजे के करीब मेरी ननद स्कूल से वापस आ जाती थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही छत पर चली जाती थी। नैना छत पर पूरा पूरा घंटा बिताकर आती थी। वो जैसे ही नीचे उतरती मेरी सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते हमारा घर जैसे पानीपत के युद्ध का मैदान बन जाता। पहले पहले तो मुझे लगता कि मेरी सास नैना के साथ इसलिए झगड़ती थी क्योंकि वह स्कूल से वापस आने के बाद बस्ता खोल कर भी नहीं देखती थी, मगर अब मुझे इस घर में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अब मुझे ऐसा लगता कि मेरी सास नैना को छत पर जाने से रोकती थी, मगर वह उनकी बात को तवज्जो ही नहीं देती थी। फिर शाम को जब मेरे पति आते तो सीधे नैना के कमरे में चले जाते थे। जाने दोनों बहन भाई घंटे भर क्या मीटिंग करते रहते थे। नैना के कमरे से निकलकर वह सीधे छत पर चले जाते और वहाँ भी काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। मैं कमरे में बैठी यह सब देखती रहती थी। शाम गए, जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं मुंह बसूर कर बैठ गई थी। वह मुझे देखकर हंस पड़े और बोले, बोलो, आज तो सूरज 1.25 हाथ पर है। ऊपर वाला रहम करे। उनके हंसने से मुझे हिम्मत मिल गई थी, इसलिए मैं शिकवा किए बिना ना रह सकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देती और ना ही खुद मुझे वक्त देती हैं। हर समय छत पर बैठे रहते हैं, ना जाने क्या खजाना छुपा रखा है वहाँ। अनिल एकदम से सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। वह बिना कुछ कहे ही घर से बाहर चले गए। रात के खाने के लिए भी वापस नहीं आए थे। नैना की जान पर बनी हुई थी। उसने अलग से अनिल भाई कहाँ हैं की रट लगाई हुई थी। रात के 10 बज गए थे, मगर अनिल का कोई अता पता नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि न जाने मेरी किस बात पर वह मुझसे इस कदर नाराज हो गए हैं। नैना जैसे ही कमरे में गई, मेरी सास झट से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारे शादी को जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा पति गायब रहने लगा है। उस पर कड़ी निगाह रखो। सास की बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों सवाल आने लगे। तभी अनिल दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे और अपनी माँ के करीब खड़े देख लिया था। अनिल कुछ भी नहीं बोले, बिना ही कुछ कहे ही मुझे कलाई के पकड़कर कमरे में ले गए। अनिल गुस्से में बोले, माँ तुम्हें क्या कह रही थी? मेरे तो दिल पर पहले ही काँप रहा था। उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनी तो मेरी आंखें भीग गई और मैं रोने लगी। मैं बोली, माँ जी कह रही थी कि अनिल का ख्याल रखो करो। मैं जानबूझकर बात पलट कर बताई थी, क्योंकि उनकी तो अपनी माँ से पहले से ही नहीं बनती थी। न जाने इसकी वजह क्या थी। अनिल को मेरा जवाब सुनकर कुछ तसल्ली हुई। फिर अनिल बहुत ही आहिस्ता से बोले, देखो, बात यह है कि मैंने छत पर अलग अलग तरह के नस्ल के तोते पाले हुए हैं। इस मौसम में तोतियां अंडों पर बैठकर बच्चे निकालती हैं। इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है। लेकिन अगर तोते किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजरे के पास लेक लें तो उनको खतरा महसूस होता है। फिर वो अंडों से बच्चे नहीं निकालते, वह अपने अंडे खुद ही तोड़ देते हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। अनिल की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं बोली, परिंदों तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। मैं आपके तोते का ख्याल रखूंगी। नैना भी तो ख्याल रखती है। अनिल हंसकर बोले, मेरे तोते नैना को जानते हैं।
मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वह मुझे तोतों की रिपोर्ट दिया करे, किस जोड़े ने अंडे दे दिए हैं और किसने अभी बच्चे निकालने हैं। मैं सारी बात समझ गई थी। फिर मैं बोली, आप मुझे माजी के पास बैठने क्यों नहीं देते? वो बोले, क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि वह हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अनिल के जवाब से मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का सी महसूस कर रही थी। अगले दिन फिर अनिल मेरे कान में बोले कि छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अनिल से छुपकर माँ जी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में क्या माँ बाप औलाद को छोड़ देते हैं। अनिल और नैना तो अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते थे, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैं दोनों के जाने के बाद अपनी सास के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ जी मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूं? उन्होंने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया कि मैं कहीं बाद में मुकर न जाऊं। मैंने उनके सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरी सास बार बार मुझसे जिद कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहाँ की सफाई कर दो। मैं बोली, माँ जी अनिल ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। दूसरे दिन अनिल और नैना के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई थी। दोपहर के 2 बजे के करीब नैना घर आई। वह सीधा मेरे कमरे में ही आई। देखो मैं आपके लिए स्कूल से क्या लाई हूँ, शकरकंदी की खट्टी मीठी चाट। इतना कहकर नैना किचन में चली गई। वह जब वापस आई तो उसने अपने हाथों में 2 प्लेट पकड़ी हुई थी जिनमें चाट थी। मेरे मुंह से एकदम से पानी भर आया। फिर इसलिए मैंने मुस्कुराकर उससे वह प्लेट पकड़ ली और चाट खाते हुए बातें करने लगी। वह मुझे अपनी स्कूल की बातें बता रही थी। चाट खाकर वह बोली, भाभी अब मैं ज़रा तोते देख आऊं, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी नींद आने लगी थी। मैं भी लेट गई थी। फिर कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। शाम गए मेरी आँख खुली तो आँखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था। जी चाहता था कि फिर से सो जाऊं, मगर हिम्मत करके उठ बैठी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो यह देखकर हैरान ही रह गई थी कि अनिल और नैना छत से नीचे उतर रहे थे और उनके साथ एक लेडीज डॉक्टर भी आगे आगे चल रही थी। मेरी सास उस डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लगी, मुझे बता दे सब ठीक है ना। वह डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर बाहर निकल गई। मैं जल्दी से बेड पर आकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद अनिल दबे कदमों से मेरे कमरे में आए और मुझे सोता देख फिर से बाहर निकल गए। मैं हैरान थी कि मैं तो इस टाइम कभी भी नहीं सोती थी, तो आज यूं अचानक कैसे सो गई। लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि वह डॉक्टर छत पर क्या करने गई थी। क्या तोते को भी डॉक्टर्स लगे होते हैं? यह सब बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अनिल मुझसे कुछ छुपाना चाह रहे थी, लेकिन मैं अनिल की नाराज़गी मोलकर कोई भी राज जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। आधा घंटा मैं इसी तरह पड़ी रही। फिर जब मैं बाहर निकली तो नैना से सबसे पहले मैंने पूछा कि अनिल कहाँ है। उसने आंखों में हैरत भर कर मुझे देखा और घबरा कर बोली, भाभी इस टाइम अनिल भाई कहाँ होते हैं? अपने ऑफिस में ना। आज भी वह वहीं पर होंगे। नैना मुझसे न जाने क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अनिल अभी थोड़ी देर बाद ही घर आ जाएंगे, मगर अनिल हमेशा की तरह 6 बजे के बाद ही घर लौटे थे। मैं उनको देखकर बोली, अनिल आप कहाँ रह गए थे? उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। वह बोले, मैं तो ऑफिस से इसी वक्त लौटता हूँ। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने नहीं में सिर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं, मैं चाहती थी कि सबके सामने ही छत पर जाकर राज पता कर लूँगी, मगर फिर अनिल का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे यह सब करने से रोक रहा था।
अब यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। यूं ही मैं एक दिन सहन में बैठ बाल संवार कर रही थी कि मुझे किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर चीखों की आवाज़ बढ़ती ही चली जा रही थी। यह आवाज़ छत से आ रही थी। मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता था। वह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन यह आवाज़ सुनकर वह अपना दुख दर्द सब कुछ भूल बैठी थी। वह छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी थी। अभी उन्होंने 2 सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि उनकी टांगों ने जवाब दे दिया। मैं यह सब परेशान होकर खड़ी देखती रही और यही सोच रही थी कि क्या करूं। तभी मेरी सास ने अचानक मेरे पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, जाओ छत पर चली जाओ, उसे जाकर बचा लो। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है। चीखों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही ऊपर की तरफ भाग गई। यह देखकर मैं बहुत हैरान थी कि ऊपर तो कोई पिंजरा था ही नहीं, बस सामने का एक कमरा बना हुआ था जिसे बाहर से कुंडी लगाई हुई थी और यह आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो ऊपर किसी तोते का नामो निशान ही नहीं था। वहाँ तो एक लड़की पेट पकड़कर रो रही थी। मैं भागकर उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं भागकर नीचे गई और अपनी सास को यह सब बताया, मगर मेरी बात सुनकर वो हैरान नहीं हुई थी। वह बोली, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वह बस पहुंचने ही वाली है। मेरी सास ने मुझे फिर ऊपर भेज दिया। मैं उस लड़की को दिलासा दे रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गई और उसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। कम से कम आधे घंटे के बाद मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर बोली, बेटा हुआ है। फिर मैं उस बच्चे को लेकर नीचे आ गई। इतनी देर में नैना भी स्कूल से लौट आई। वह बच्चे को देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, देखो तुम्हारे भाई के तोते ने अंडे से बच्चा निकाल दिया है। नैना का चेहरा लाल पड़ गया। वह जल्दी से कमरे की तरफ भागी और अनिल को फ़ोन करके उन्हें घर को आने का कहने लगी। वह जब घर लौटे तो बड़े बौखलाए हुए थे। मैं उन्हें बच्चा दिखाकर बोली, किस पर गया है यह। वह मुझे नज़रअंदाज करके ऊपर चले गए। फिर नैना और अनिल दोनों उस लड़की को लेकर नीचे ले आए। मैं खुद को घर में अजनबी सा महसूस कर रही थी। मुझे कोई राज में शामिल नहीं करता था। मुझे लगा कि शायद यह लड़की अनिल की पत्नी है, इसलिए तो अनिल उसे मुझसे छुपा छुपा कर रखते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। कमरे में आकर अपना सामान पैक कर रही थी जब अनिल कमरे में आए और बोले, मुझे देखते रहे, फिर बोले, यह क्या कर रही हो तुम। मैंने कहा, आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। अनिल बोले, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैंने कहा, ऊपर वाले ने आपको चांद सा बेटा दे दिया है, आपको और क्या चाहिए। मेरी तो आपके पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप नैना के पास बैठ जाते थे, फिर आप छत पर चले जाते थे। मैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हूँ ही नहीं। अनिल ने मेरे सामने से कपड़े वाला बैग उठा लिया और मेरे हाथ थामकर मुझे अपने सामने बैठा लिया। फिर बोली, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम जानती हो कि ये लड़की जो छत पर है वो मेरी सगी बहन है। यह जब 16 की हुई तो न जाने किस दरिंदे की बातों में आ गई। उस लड़के से छुपकर इसने शादी कर ली और यह प्रेग्नेंट हो गई। माँ ने ये बात मुझसे छुपा ली थी, लेकिन मुझे उसके बढ़ते पेट से अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उससे पूछा, वह छोटी थी तो डर गई और सब कुछ मुझे बताने के लिए तैयार हो गई। सच सुनकर मैं तो काँप कर रह गया था। जब मैंने उससे और बातें पूछने की कोशिश की तो वह रोने लगी थी। उसने मुझे अपने पति का नाम नहीं बताया था। फिर मोहल्ले वालों को हम क्या बताते कि यह किसका बच्चा है। मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। इसलिए मैंने उसको कहा कि वह छत पर ही रहे। वह इस बात पर तैयार हो गई थी, लेकिन
माँ को लगता कि मैंने और नैना ने उसको उसके जुर्म की सज़ा देने के लिए उसे छत पर कैद किया हुआ है। माँ घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए हर समय मुझसे और नैना से झगड़ती रहती थी कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तो तुम हमारे घर में नई नई आई हो। तुम मेरी बहन के बारे में कोई गलत राय भी सोच सकती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। अब जब हर चीज़ तुम्हारे सामने आ ही गई है तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं अनिल की बातें सुनकर अपनी ननद के लिए परेशान हुई। मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया। तो अनिल बोले, तुम मेरी बहन के साथ दोस्ती का रिश्ता बना लो। तुम ही वो इंसान हो जिसे वह अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने न नैना को कुछ बताया है और ना ही माँ को। मैंने अनिल के वादा किया था कि मैं उससे पूछकर ही रहूँगी। अब मैं हर समय अपनी नंद के साथ साथ रहती थी। मैं उसके बच्चे का खूब ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन उससे कहा कि यह बच्चा कितना बदनसीब है ना, इसे तो बाप का प्यार भी नहीं मिला। वह ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, भाभी, इस बच्चे का बाप रमेश है, मेरा बचपन का मंगेतर। न जाने हमें क्या सूझी कि हमने जोश जोश में आकर घर वालों से छुपकर शादी कर ली थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वह डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट था। वह घर वालों को यह सब नहीं बताना चाहता था। ननद के मुंह से उसके पति का नाम सुनकर मेरे सर से तो जैसे बोझ ही उतर गया। मामला तो बहुत ही सीधा था। हम बिना वजह ही घबरा रहे थे, क्योंकि जो इसके बच्चे का पिता था उसके साथ तो इनका बचपन से ही रिश्ता तय हो चुका था। मैंने अनिल से बात की तो उन्होंने भी सुकून की सांस लिया। फिर तो सारा मामला ही सुलझ गया। अगले दिन अनिल रमेश के घर गए और रमेश के मम्मी पापा से बात की। उन्हें भी सारी बात बता दी। शुक्र है कि रमेश के माँ बाप ने अपने बेटे की गलती का स्वीकार किया।